वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम साइंस के कंपाइलेशन को स्टार्ट करने वाले हैं और ये इंग्लिश मीडियम में रहेगा। हिंदी वाला पहले ही दे दिया था तो वहाँ से आप पार्ट वाइज देख सकते हैं। कंपाइलेशन उसका बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। अंग्रेजी माध्यम में हम आगे चलते हैं। इसमें भी हम शुरुआत वैसे ही करेंगे जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमने पिछले लेक्चर में और पिछले जितने भी वीडियोज़ हैं उनमें शुरू किया है। पुराने प्रश्न सबसे अच्छे मार्गदर्शक होते हैं, ये बार बार कहा जाता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि जो PDF आप यहाँ देखते हैं जिसके आधार पर ये सारा लेक्चर दिया जाता है तो PDF भी आपके पास रहे, आप उसे अपने पास स्टोर करके रख सकें, डाउनलोड कर लें, जब चाहे तब देखें, रिवीजन के लिए इस्तेमाल करें। तो उसके लिए आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर दिए हैं, अगर आप चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार संपर्क कर सकते हैं। प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी, आप जुड़ जाइएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारे जो फ्री इनिशिएटिव है उसमें आगे चलिए। PYQs हाजिर हैं यहाँ पर। ROA के प्रीलिम्स में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं वो दिए हुए हैं और ये साइंस से जुड़े हुए हैं। जनरल साइंस के सारे ही प्रश्न आपको यहाँ दिखाई देंगे जो महत्वपूर्ण है और जिनसे हमें बढ़िया दिशा मालूम हो सकती है। प्रश्न में आपको ये नहीं देखना है कि क्या पूछा जा रहा है और उसे हम रट लें ताकि रिपीट हो तो हम उसे सही करके आएँ। ऐसा नहीं हो सकता है। प्रश्न अगर आयोग रिपीट भी करेगा तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करके अपनी ओर से तभी देगा। ऐसा नहीं है कि हूबहू आपको मिल जाएगा। ऐसा बहुत रेयर अब होने लगा है, पहले होता था। तो ये अपेक्षा नहीं करनी है, लेकिन हमें ये तरीका मालूम करना है कि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम विभिन्न रसायनों के बारे में या विभिन्न यौगिकों के बारे में, जो रासायनिक यौगिक हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे जो कंपाउंड हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, मतलब क्या इसमें पूछा जा सकता है, उनका केमिकल नाम पूछा जा सकता है, फार्मूला पूछा जा सकता है, क्या पूछ सकते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो देखें पहले वाले को, ये केमिस्ट्री का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें पहले से मिलान किया हुआ है। हो सकता है कि आपको मिलाने के लिए भी दिया जाए तो आपको सभी का एक्चुअल नाम पता होना चाहिए। मतलब ऐसे इंडस्ट्री में या फिर बाजार में जो नाम इन रसायनों का मिलता है वो असल नाम इनका नहीं होता है, व्यवहारिक नाम है। बाकी लैब में इनका जो नामकरण किया जाता है वो इनके कंपोजिशन के हिसाब से होता है। तो सबसे पहले आपका ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वॉशिंग पाउडर है जिससे कि आप धुलाई करते हैं, और बेकिंग सोडा है, ठीक। तो ब्लीचिंग पाउडर का होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि यहाँ रासायनिक सूत्र यानी जो केमिकल फार्मूला है वो दिया हो, तब वहाँ थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट इसका फार्मूला क्या होता है। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का दिया हुआ है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और यही गलत दिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम या केमिकल नाम होता है वो असल में क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब आधा, हेमी स्फीयर का आप पढ़ते हैं ना, साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो इसका मतलब होता है हाफ। तो यहाँ पर इसका जो नाम है, रासायनिक नाम है, वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। बाकी जो है वो सही दिया है, जैसे वॉशिंग पाउडर का सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर एनिमल और ब्रीड दे रखी है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से पशु की कौन सी नस्ल है, मतलब जिस जानवर की जो ब्रीड है उसी से उसको मिलान करना है। तो लिस्ट मैचिंग वाले में सावधान रहिएगा। यहाँ पर काऊ की जो ब्रीड है वो देवनी है, वैसे बहुत सारी हैं लेकिन देवनी भी उसी की है। गोट की है बर्बरी, और भदावरी है बफेलो की, जबकि शीप का यहाँ दे रखा है गिर। तो आप जानते ही हैं कि गिर जो है वो भी काऊ की ही ब्रीड है, शीप की नहीं है। तो यहाँ ये गिर आप देख रहे हैं, इसे बाहर कर देंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल प्लांट। ये तो कई बार अलग अलग ढंग से पूछा जा चुका है। जेट्रोफा होता है, बड़े ही सुंदर, उसमें पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं और गोल गोल फल लगते हैं, फलियाँ लगती हैं। लेकिन असली बात यह है कि ये पौधा जो इसकी फली सिर्फ होती है, मतलब जो इसमें फ्रूट लगते हैं, वो जहरीला होता है, खाने योग्य नहीं होता है। उससे पेराई करके तेल निकाला जाता है जो कि बायोडीजल के तौर पर मतलब उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिस्ट मिलान करने वाला अंत में आ ही गया। ये मिलान करके नहीं दिया है, आपको खुद करना पड़ेगा। नेम ऑफ साइंटिस्ट दे रखा है और एरिया ऑफ वर्क दिया है, मतलब किस महान वैज्ञानिक ने किस दिशा में काम किया। तो बीरबल साहनी है, इसके अलावा KC मेहता है, P माहेश्वरी हैं और MS स्वामीनाथन है। मिलान आपको करना है। तो MS स्वामीनाथन को आप किससे मिलाएंगे, इनको मिला लीजिए हरित क्रांति से, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन से। फिलहाल इसका B वाला ऑप्शन सही था तो उसी हिसाब से हम कर लेंगे। यहाँ B दिख नहीं रहा है, वो नीचे दिया है, ठीक है। तो हमें सही उत्तर से मतलब है, तो कुल मिलाकर इसे सही ढंग से मिला लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो बीरबल साहनी को आप किससे मिलाएंगे, ये जीवाश्म वनस्पति विज्ञान यानी जो पैलियो बॉटनी होती है, जिसमें कि फॉसिल्स के बारे में
जो बॉटेनिकल फॉसिल्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो पैलियोबॉटनी। ठीक, इससे संबंध है प्रोफेसर बीरबल साहनी का। केसी मेहता को आप देख रहे हैं, तो केसी मेहता का कनेक्शन है पादप रोग से, यानी प्लांट जो पैथोलॉजी का सिस्टम होता है। पैथोलॉजी में क्या होता है, रोगों की जांच होती है। जैसे शरीर में आपके कोई विकार है तो आप जाते हैं किसी पैथ लैब में, डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, और बड़े बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें पैथोलॉजी उनकी अपनी होती है। तो आपके ब्लड का सैंपल लिया जाएगा, आपके यूरिन और स्टूल का सैंपल लिया जाएगा, या तमाम तरह के सैंपल लिए जाते हैं, और उसे वहाँ बाकायदा जांचा पड़ताला जाता है, मतलब जांच पड़ताल उसकी होती है, और आपको ये बताया जाता है, मतलब पूरी डायग्नोसिस करके ये देखा जाता है कि बीमारी कहाँ पर है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पौधों के साथ भी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो एनिमल्स हैं उन्हीं के साथ होता है, प्लांट्स की भी अपनी पैथोलॉजी है। इनके अंदर कौन से रोग उत्पन्न हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये इससे मालूम होता है। तो इसका श्रेय देना चाहिए केसी मेहता को। ठीक, थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होनी चाहिए। पी माहेश्वरी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने शोध किया था भ्रूण विज्ञान के संदर्भ में, यानी एम्ब्रियोलॉजी में इन्होंने अच्छा खासा रिसर्च किया था। और MS स्वामीनाथन का हमने पीछे ही देखा, ग्रीन रिवॉल्यूशन, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर इन्हें कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए यहाँ देखिए रिंगलमैन स्केल, ये एक तरह का पैमाना है, एक तरह का स्केल है, और ये किस चीज़ के मेजरमेंट में काम आता है। और पहली चीज़ तो ये है कि ये डेंसिटी मेज़र करता है। मेजरमेंट में भी ये कौन सी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको ध्यान में रखता है, तो डेंसिटी, घनत्व नापता है। फिलहाल किस चीज़ की डेंसिटी नापता है, तो स्मोक की। रिंगलमैन स्केल के द्वारा हम स्मोक की डेंसिटी मेज़र कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो नाम होते हैं ना, वो इसे इजाद करने वाले, इसे खोजने वाले साइंटिस्ट के नाम पर ही रखे जाते हैं। तो रिंगलमैन इसमें इसके आविष्कारकर्ता का नाम। अब यहाँ देखें, नीचे पूछा है कि कौन सा वाइटामिन जो है वो वाटर में सॉल्युबल है। वाटर में सॉल्युबल और फैट में सॉल्युबल जो वाइटामिन्स हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। जो पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, वो शरीर में टिकते नहीं हैं, स्टोर नहीं हो पाते आराम से, तो फिर आपको उनका डोज हम हर समय लेना पड़ता है, नहीं तो उसकी कमी हो जाएगी। बाकी जो है वो शरीर में स्टोर होने वाले, यानी वसा में जो घुलनशील होते हैं, फैट में डिजॉल्व होने वाले होते हैं, उनके साथ इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फैट में डिजॉल्व होने वाले जितने वाइटामिन हैं उनका आप सप्लीमेंट नहीं लेंगे या उनका डोज नहीं लेंगे। जैसे विटामिन A कमी हो जाती है, रतौंधी हो जाती है, आप जानते हैं, आँखों की कमजोरी और तमाम तरह की दिक्कत, तो इनका भी महत्व उतना ही है। फिलहाल यहाँ पर हम देखें तो विटामिन B और C ये पानी में घुलनशील होते हैं। हरी सब्जियों में ये पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में, या फलों में अगर आप उन्हें काट कर धो देते हैं तो ये बह जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चले तो यहाँ पर कहा गया कि डॉब्सन भी एक यूनिट है, किस चीज़ के काम में आती है, तो ये ओजोन को नापती है। ये आपने पढ़ा है मोटे तौर पे, लेकिन ओजोन में क्या नापती है, तो उसका कंसंट्रेशन, उसकी जो सांद्रता है वो कितनी गहनता के साथ मौजूद है, कितना गाढ़ापन उसमें है, ये असल में मेजर करता है डॉब्सन भी साइंटिस्ट का नाम। इसके बाद लिस्ट मिलान करने वाले अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ देखें, फिर से आ गया, यहाँ दिया हुआ है कि मतलब कुछ अलग अलग नाम दिए, जैसे विटामिन दिया है, एंजाइम दिया है, हार्मोन दिया है, प्रोटीन दिया है। अब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ विटामिन है, कौन सी आपकी एंजाइम है, कौन सी हार्मोन है, कौन सी प्रोटीन है। तो यहाँ पेप्सिन, कैरोटीन, केराटीन और प्रोजेस्टेरॉन दिया हुआ है। मिलान करेंगे और मिलान इसका एकदम D वाला जाकर सही हुआ है। तो आइए इसे देख लेते हैं। विटामिन इसमें से कौन सा है, कैरोटीन है, बताइएगा कौन सा विटामिन है ये, मतलब ABCD कौन से नंबर पे आता है। और एंजाइम इसमें से कौन सा है, तो पेप्सिन है भाई, ठीक। और हार्मोन इसमें प्रोजेस्टेरॉन है, देख रहे हैं। और प्रोटीन इसमें बचा किरेटिन है, असल में ये केराटीन लिखा हुआ है। चलिए, D वाले ऑप्शन को हमने टिक किया, और ये पहले से ही टिक है, इसमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ आइडिया लेना है। मतलब आप अगर विटामिन या हार्मोन या फिर एंजाइम या प्रोटीन इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको नाम पता होने चाहिए, कुछ एग्जाम्पल मालूम होने चाहिए। अब यहाँ पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है। तो देखें, साइटोकाइनिन जो है ना वो पौधों का हार्मोन है, यानी प्लांट हार्मोन है। बाकी जितने हैं वो इंसान में या जो अन्य जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनमें पाए जाते हैं। जैसे इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है और एस्ट्रोजन है, ये सब पौधों में नहीं पाए जाते, लेकिन साइटोकाइनिन ये पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ देखें, कहा गया कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल आप आगे पढ़ेंगे और इन्वायरमेंट में पढ़ाया भी गया है। यहाँ जो इंग्लिश मीडियम वाला इन्वायरमेंट का लेक्चर होगा उसमें भी आप देखेंगे। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल में नाइट्रोजन साइकिल थोड़ा जटिल होता है। आप देखते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद है, जो कि सबसे ज़्यादा है, मतलब गैसों का जो कंपोजिशन है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसमें नाइट्रोजन का अमाउंट सबसे ज़्यादा है।
तो वहाँ से नाइट्रोजन पृथ्वी तक कैसे कैसे पहुँचती है, मतलब कौन कौन से उसमें फिनोमिना होते हैं, और वहाँ जाकर मतलब नीचे जब पृथ्वी पर पहुँच जाती है पानी के सहारे, तो मिट्टी में कैसे इसका स्टेबलाइजेशन होता है, स्थिरीकरण होता है, पौधे इसको कैसे ग्रहण करते हैं। तो यहाँ सीधा सीधा वही नाइट्रोजन साइकिल से उठाकर क्वेश्चन पूछ लिया है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो एक्सेप्ट करते हैं पौधे नाइट्रेट के रूप में। ध्यान दीजिएगा, ये सब मिलते जुलते नाम है, जैसे नाइट्राइट है, अमोनिया है, मतलब आपस में मिलते जुलते नाम है। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, शब्द आपको एकदम सही सही पता होना चाहिए। इसके बाद देखें अगले वाले को। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब ये जो वनडे एग्जाम है जिसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ एकदम से आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तभी आप प्रश्न सही करेंगे, अदरवाइज आपसे गलतियाँ होंगी। अब यहाँ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कवर्ड, यहाँ देख रहे हैं आप, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कवर्ड फॉर प्राइस कंट्रोल अंडर द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये पोटैटो है, आलू, ठीक। और देखें, पॉलीथीन अगर आप बनाना चाहते हैं, पॉलीथीन की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सी गैस की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए चाहिए होती है एथिलीन। असल में पॉली एथिलीन, ये जो पॉलीथीन है ये क्या है? एथिलीन का ही तो पॉलीमर है। तो इसे हमने देखा, मिलते जुलते नाम है, आप आराम से उसमें पकड़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? रॉकेट वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल? तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन के नियम पर काम करता है, मतलब संवेग संरक्षण का इसमें सिद्धांत लगता है। हालांकि रॉकेट की जो लॉन्चिंग होती है, रॉकेट की प्रक्रिया यहाँ दी हुई है, तो वो प्रक्रिया जो है वो इस पर आधारित होती है, यानी मोमेंटम कंजर्वेशन पे। रॉकेट की जो लॉन्चिंग होती है उसमें न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है, ठीक, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का यानी एक्शन रिएक्शन रूल कहा जाता है या लॉ कहा जाता है। मतलब गर्म गैसें, जो रॉकेट के अंदर का फ्यूल है वो प्रज्वलित होता है, जलाया जाता है, तो गर्म गैसें पृथ्वी को धक्का देती हैं, पुश करती हैं, और अर्थ भी अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स रॉकेट के ऊपर अप्लाई करती है, और रॉकेट एकदम उछाल लेता है और पृथ्वी की जो ग्रेविटी की रेंज है, मतलब आप कह लीजिए कि इसके वेलोसिटी की रेंज से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर कहा गया कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। एक बार केबीसी के किसी सीजन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और वहाँ पर कहा गया कि पेनिसिलिन नाम का जो एंटीबायोटिक है वो किस चीज़ से प्राप्त होता है। तो लोगों के दिमाग में एक सामान्य कॉन्सेप्ट है कि भाई एंटीबायोटिक है तो वो बैक्टीरिया से प्राप्त होगा, लेकिन एंटीबायोटिक याद रखिएगा दोनों से प्राप्त होते हैं, यानी ये जो फंगी होती हैं यानी कवक होते हैं उनसे भी प्राप्त होते हैं और बैक्टीरिया से भी प्राप्त होते हैं। तो पेनिसिलिन जो है वो फंगी से प्राप्त होता है, ठीक। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो मालूम होना चाहिए। तो मोस्टली ऑब्टेन्ड ये होते हैं बैक्टीरिया से, ठीक है। आगे चलते हैं, और यहीं पर उस कैंडिडेट ने जो कि केबीसी में हॉट सीट पर बैठा हुआ था, उसने यहाँ पे गलत आंसर दिया था और यहाँ से वो बाहर हो गया था। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ देखिए मिलान किया हुआ है, मक्का जो है इसमें मतलब किस पौधे में रिप्रोडक्शन कैसे होता है या कैसे उसका संवर्धन किया जाता है। तो मेज़ जो होता है यानी मक्का, उसमें टेस्लिंग की जाती है, यानी नर मंजरी को निकाल लिया जाता है। ग्राउंड नट यानी आपकी जो मूंगफली होती है जिसे आप बड़े ही चाव से खाते हैं, और गरीबों का बादाम उसको कहा जाता है। तो मतलब भरपूर मात्रा में उसके अंदर वही लगभग प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि एक आलमंड में होती है, लेकिन आलमंड का प्राइस ज़्यादा होता है। तो ग्राउंड नट में पेगिंग की जाती है। पेगिंग आपने बहुत बार सुनी होगी, और होता क्या है इसे हम इन्वायरमेंट में देखेंगे। ये साइंस का टॉपिक नहीं है, इन्वायरमेंट भी साइंस का ही एक हिस्सा है, तो उसमें हम इसे देखेंगे। अच्छा, चिकपी यानी जो आपका काबुली चना होता है, चने को भी चिकपी ही कहा जाता है, वही चीज़ है। कुल मिलाकर काबुली चना जो बड़े साइज़ का होता है उसमें किल्ले निकालने का काम यानी जो टिलरिंग का काम है वो किया जाता है, और यही वाला गलत है, ठीक है। तो ज़रा बताइएगा कि काबुली चने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कौन सा तरीका अपना सकते हैं। जैसे पेगिंग हमने ग्राउंड नट के लिए की थी, वैसे इसमें क्या होता है, और टोबैको के लिए क्या होता है, तो इसमें ऊपर का हिस्सा ही काट कर उसे अप्लाई किया जाता है, तो ये टॉपिंग वाला काम इसमें किया जाता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ देखिए कहा गया कि हल्दी यानी जो आपका टर्मरिक होता है, ये एग्जाम्पल है अंडरग्राउंड स्टेम का, ठीक है। मतलब ये क्या है, अंदर जो जमीन के अंदर धंसे हुए तने होते हैं जो कि बाहर दिखाई नहीं देते। आमतौर पे स्टेम क्या होता है, बाहर एकदम तन के खड़ा होता है, नाम ही है तना, है ना, तन के खड़ा रहता है। तो ये जो है ये जमीन के अंदर रहता है, लेकिन है ये असल में स्टेम। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो ये राइजोम होता है, ठीक है, इसे राइजोम कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पूछा गया, ये पेन जो है ये बिना मतलब चल रही है। अच्छा, यहाँ देखिए, तो कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है। हम लोग बहुत सुनते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, ये हमारी जो धमनियाँ होती हैं, रक्तवाहिकाएँ होती हैं, उनमें इकट्ठा हो गया, उसके बाद हार्ट अटैक आया और रक्तचाप की समस्या और तमाम तरह की दिक्कत, तो कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होने देना है। तो ये असल में होता क्या है,
तो ये होता है स्टेरॉयड, ठीक है, ये असल में स्टेरॉयड है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सक्सेसफुली क्लोन्ड एनिमल। ये तो जगजाहिर बात है, डॉली, डॉली यानी भेड़, है ना। अब देखें यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट वाले प्रश्न आजकल ज़्यादा फैशन में है तो चल रहे हैं। अब यहाँ पर कहा गया कि मनुष्य के जो कान होते हैं यानी ह्यूमन ईयर वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजी वाला पढ़ रहे हैं ना तो अंग्रेजी ही देखेंगे। ह्यूमन ईयर बिकम्स मोर सेंसिटिव एट 1000 हर्टज। ये जो HZ लिखा हुआ है ये असल में हर्टज है, जो कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। इसके बाद कहा गया, तो ये सही बात है, 1000 हर्टज पे सबसे ज़्यादा आराम से हम ध्वनियों को सुन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें कहा गया है कि ह्यूमन आई बिकम्स मोर सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव यानी सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है फॉर रेड कलर। गलत है ना, देख के ही मालूम हो रहा है। और इसके बाद कहा गया कि परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग इज़ 1/10 सेकेंड और परसिस्टेंस ऑफ विजन इज़ 1/16 सेकेंड। ये दोनों एकदम परफेक्टली दिए हुए हैं, यानी एकदम सही है। लेकिन इसका जो बी वाला ऑप्शन है, आप जानते ही हैं कि रेड कलर के लिए जो मनुष्य की आंख है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती है, बल्कि ग्रीन कलर के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया है। अच्छा, यहाँ देखिए आपकी पूछा गया कि जो उपवास लोग रखते हैं, अनशन करें या लंबे समय तक खाना न खाएं, तो उस पर उसका लिवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक अगर काम करना बंद करेगा या कम कर देगा, उसकी जो क्षमता है वो प्रभावित होगी, तो दूसरा जो है वो धीरे धीरे करके डैमेज होने लगेगा। जैसे लिवर अगर धीरे धीरे करके काम करना कम करने लगे, उसकी कार्य क्षमता प्रभावित हो जाए, तो किडनियों पर असर पड़ता है, किडनियाँ खराब हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये है ना कि ज़्यादा उपवास करने पर आपकी किडनियाँ तो खराब होंगी ही, लेकिन लिवर पर क्या समस्या आएगी, लिवर में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि आप बाहर से कुछ उसे ले नहीं रहे। इसके बाद अगले वाले प्रश्न को देखें, यहाँ पर मिनरल दिया हुआ है और जिस इंडस्ट्री में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, लार्जली ये यूज्ड होते हैं, वो दे रखा है। तो यहाँ पर देखें, मिलान करना है आपको, ये मिलान पहले से नहीं किया हुआ है। लाइमस्टोन है, ठीक, कॉपर है यानी तांबा, साथ में बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम का ओर होता है, आप जानते ही हैं, मैग्नीज है। और कौन सी इंडस्ट्री में, तो सीमेंट इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल गुड्स है, एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग का काम है और स्टील है। देखें और बताएं। तो इसमें कुछ मिलान करना नहीं है, पहले से ही मिला हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा झंझट है नहीं। 1 2 3 4 मिला लेते हैं। लाइमस्टोन ये इस्तेमाल होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, चूना पत्थर, है ना। कॉपर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल गुड्स में होता है, बिजली के जो सामान होते हैं, वायर वगैरह बनाने के लिए। बॉक्साइट का इस्तेमाल जो कि एल्यूमिनियम का ओर है और काफ़ी अच्छा मतलब ड्यूरेबल होता है, तो इसको जो एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग का काम है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है स्टील इंडस्ट्री में, जहाँ पर स्टील के सामान बनाने का काम होता है। अब यहाँ दिया हुआ है कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, ये जो है ये एक प्रदूषक है यानी पॉल्यूटेंट है, और इसका मेन सोर्स या चीफ सोर्स इसमें से कौन सा है। तो सड़ती हुई वनस्पतियाँ और जो पशु पदार्थ होते हैं ये सबसे बड़े स्रोत होते हैं। हालांकि इसमें आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी और ताप विद्युत संयंत्र यानी थर्मल पावर प्लांट, यहाँ से भी इसका उत्सर्जन होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से इमिशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ बड़े पैमाने पर जो होता है वो वेजिटेशन और एनिमल मैटर जो है उसकी डिके की वजह से होता है। लेकिन ये क्षणिक होता है, ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। और अगर एक वॉल्केनो में इरप्शन हो गया तो अकेले ही बहुत सारी वनस्पतियों के सड़ने के बराबर वहाँ से ये गैस रिलीज हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ ही स्थानों पर हो सकता है, सब जगहों पे नहीं हो सकता। अब यहाँ दिया हुआ है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति की वजह से होता है। तुलसी का पौधा पूरा का पूरा जड़ से लेकर फली तक, उसमें तमाम तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है, तो इसमें पाया जाता है फिनॉल और फ्लेवोनाइड। ध्यान दीजिएगा, फिनॉल और फ्लेवोनाइड ये दोनों रसायन पाए जाते हैं और इस वजह से ये औषधीय लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं। इसके बाद अगले वाले को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये देख रहे हैं आप नीचे वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग ईटेबल्स इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल द एसेंशियल एमिनो एसिड्स। मतलब इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ जो है वो सभी जितने भी आवश्यक एमिनो एसिड हैं उनका अकेला सोर्स है। तो अंडा, इसमें जितने भी विकल्प दिए हुए हैं जैसे कि बनाना है, पल्सेस है, फिश है, तो प्रोटीन तो पाया जाता है सब में थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसमें अंडा जो है वो सबसे बड़ा स्रोत है। तो सी वाले ऑप्शन को हमने चुना। जब एक से ज़्यादा विकल्प आपको सही दिखाई दें, मतलब एक प्रश्न है उसमें आपको लग रहा है कि अच्छा ये भी तो हो सकता है, इसमें भी ये चीज़ पाई जाती है, इसमें भी पाई जाती है, तो आपको अब ये देखना चाहिए कि किसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जैसे वाइटामिन के मामले में एक अगर आप फल उठाएंगे, जैसे सेब है,
या केला है, या फिर कोई भी आपका आंवला हो गया, गूसबेरी, तो इस तरह के जो फल होते हैं उनमें आप ये नहीं देख पाएंगे कि केवल एक विटामिन पाया जाता है या केवल एक मिनरल उसमें पाया जाता है। तमाम तरह के विटामिन और मिनरल होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है उस पर आपको फोकस करना है। तो यहाँ पर हमने PYQs का एक नक्शा देख लिया, एक झलक देख ली। अब इसके बाद हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। नेचुरल साइंस है फिजिक्स, ठीक। ब्रह्मांड का निर्माण ऐसे ही हुआ है, एनर्जी और मैटर के आपस में कॉम्बिनेशन से, और उनके कॉम्बिनेशन को भली भांति समझने के लिए फिजिक्स का ज्ञान होना आवश्यक है। जब आप फिजिक्स के बारे में अच्छे तरीके से जान लेते हैं तो आपको केमिस्ट्री और बायो समझने में आसानी होती। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।